अंग्रेजी का पत्रकार रहा हूँ तो आपसे आज्ञा चाहूंगा कि हिंदी और अंग्रेजी मिला करके बोलूं। काफी कंफर्टेबल रहूंगा आपके साथ। पत्रकारिता का लंबा अनुभव रहा है, लेट्स इंस्पायर बिहार से भी जुड़ा हूं। आप कल्पना कीजिए कि एक छोटे से कमरे में इस कॉन्सेप्ट को गढ़ा गया और आज आप देखिए कि तकरीबन न सिर्फ पूरे बिहार में बल्कि पूरी दुनिया में लेट्स इंस्पायर बिहार को लेकर के लोग अपनी राय रख रहे हैं। अच्छा, मन में क्या जब उस शब्द को आप सुनते हैं लेट्स इंस्पायर बिहार, मन में क्या आता है? एक पॉजिटिव भाव आता है ना, कुछ करने की इच्छा होती है ना। मैं भी बिहारी, इस पर गर्व होता है। मैं एक वाकया आपसे यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। बाकी और विद्यार्थियों की तरह हम भी एक पेन का बड़ा बक्सा लेकर के दिल्ली पहुंचे थे 1996 में। तमन्ना थी कि अच्छी पत्रकारिता करनी है, जर्नलिज्म का कोर्स करना है। अक्सर लोग कह दिया करते थे ब्लू लाइन बसेस में कोई बिहारी है के। That was the kind of stigma which was attached to my home state. Very derogatory because it was Burhan दिल्ली में थे और अक्सर ऐसा होता था। फिर 2005 के बाद हमने एक फेज देखा कि ये जो स्टिग्मा था, ये स्टिग्मा धीरे 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 खुद ब खुद खत्म हो गया। एक बदलाव की बयार बिहार में हमने महसूस किया, लेकिन वर्तमान स्थिति में विडंबना ये है कि वो बयार जो स्वीपिंग चेंजेस जिसको लाना था वो कहीं ना कहीं उनका अवरुद्ध हुआ। And we got confined yet again in our own obsessions of caste, जिस वजह से कहीं ना कहीं गति जो होनी चाहिए विकास की वो अवरुद्ध हुई। अब ये मूवमेंट है लेट्स इंस्पायर बिहार। हम कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को प्रेरित करें। युवा क्यों? बदलाव की कोई बयार अगर बहेगी तो युवाओं की बड़ी अहम भूमिका होती है। बिहार से कुछ स्टोरीज मैंने की हैं, बहुत फेमस स्टोरीज हुई हो, मैं उसका जिक्र भी करूंगा। रोहतास का यहाँ पर रोहतास के किला का जिक्र हुआ, मैं उसका भी जिक्र करूंगा। बट व्हाई यूथ? दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई यूथ। बहुत सही कहा गया है, इन यूथ द रिवर ऑफ लाइफ फ्लोज इन फुल स्पीड, द कैंडल बर्न्स मोस्ट ब्राइटली and it's a life free from the clutches of old age and childhood. If we harness the full flow of a river, we get electricity, we get power. If the flow goes unchecked, we have devastating flood. When we have a look at the overall scenario in Bihar at present, हम क्या देखते हैं? कहीं ना कहीं वो फ्लो अनचेक्ड है और लेट्स इंस्पायर बिहार वो मूवमेंट है जो अनचेक्ड फ्लो को चैनलाइज करेगा और बिजली उत्पादन करेगा। बिजली से मेरा तात्पर्य ये है कि अगर हम दिशा देते हैं युवाओं को, वो कई जनरेशंस को खुद दिशा दे सकता है। बहुत सारे स्टार्टअप्स हमने यहाँ पर देखे। 2008 में यहाँ पर आने का मौका मिला था, तकरीबन एक साल यहाँ पर पत्रकारिता की। इसके पहले दिल्ली में पत्रकारिता की थी। फिर 2014 में इसी को लॉन्च करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। 2 साल फिर यहाँ पर रहा और फिर एक बार मैं बिहार में आया हूँ। अपनापन महसूस होता है कि यहीं पर पला बढ़ा। अब इच्छा होती है कि बाकी और जो लोग हैं उनको भी जोड़ूं अपने साथ, ताकि ये मूवमेंट, ये ऐसा मूवमेंट बने कि हर जगह महसूस हो सके। मैंने कुछ कहानियां की यहाँ पर। मैंने देखा कि एक रेडी बोरिंग रोड के पास लगी हुई जिसमें लिखा हुआ है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। इच्छा हुई, जानने की कोशिश की, पता चला IIM के पास आउट है, वो सब्जी बिकवा रहे हैं और खुद आगे बढ़ करके वो सब्जी बिकवा रहे हैं। आगे कुछ ऐसे ही केस स्टडीज मेरे पास आई सामने, जहां पर मैंने देखा IIT के लड़के वो किसानों के साथ जा करके जो फार्म लॉ आया, जो कॉन्सेप्ट हमने उसमें देखा फार्म लॉ में कि लैंड की कूलिंग भी की जा सकती है। अब IIT के 2 लड़के मोटरसाइकिल पे जाते हैं हाजीपुर और तमाम दूर दराज के इलाके, वहां पर किसानों से बात करके उनको एक समूह में जोड़ते हैं, उनकी जमीन के साथ एक डील करते हैं। जमीन खरीदते नहीं है, डील करते हैं। उनको वो ट्रेनिंग मुहैया कराते हैं कि फसल की अच्छी पैदावार कैसे हो और बल्क में उनके प्रोड्यूस को खरीद लेते हैं। यानी कि कीमत भी पहले निर्धारित हो चुकी होती है कि मैं इस कीमत पर आपकी इस फसल को आप लगाइए, मैं इस कीमत पर आपकी फसल को ले लूंगा। अब ये जो एक मूवमेंट शुरू होता है, आप गौर कीजिए कि इसमें बहुत सारे ऐसे किसान जो मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं। बिहार की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि परिवार बड़े हैं
लैंड होल्डिंग्स छोटे हैं और आज की तारीख में जमीन विवाद सबसे बड़ा कारण बना है। यहाँ पर हत्याएं जो हो रही है, जो बार बार आप देखते हैं मर्डर्स हो जा रहे हैं, लड़ाइयां हो जा रही है, जमीन विवाद एक बहुत बड़ा कारण होता है बिहार में। आबादी हमारी 13 करोड़ से पार हो चुकी है, सीमित जो साधन है उसी में गुजर बसर करना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाया, तो अभी इन दो लड़कों ने न सिर्फ अपनी आमदनी की सोची बल्कि एक समूह बनाया, बड़ा समूह, और उस समूह में बहुत सारे किसान जुड़ गए। पैदावार ऐसी होनी शुरू हुई जो एडवांस टेक्नोलॉजी का पूरा सहारा लेकर के, मौसम की पहले जानकारी उनके पास है। तो दो बच्चों ने क्या किया, दो बच्चों ने एक मूवमेंट क्रिएट किया, लेट्स इंस्पायर बिहार, ऐसा ही मूवमेंट क्रिएट करना। हमने जिक्र किया यहाँ रोहतास का, रोहतासगढ़। आपको पता है कि रोहतासगढ़ दुनिया का सबसे प्राचीनतम किला में से एक है, और ये जानकारी विकास जी ने मुझे दी थी। उनका यात्री मन लगातार जो है वो यात्रा पे रहता है, हर जगह वो खोजबीन करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। बेगूसराय के पास किला है, उसमें क्या हो सकता है, यहाँ तक कल्पना जाती है विकास वैभव की। रोहतासगढ़ फोर्ट की कहानी ये थी, क्योंकि रिपोर्टिंग के दौरान मैं अक्सर आप दंतेवाड़ा का जिक्र कर लें, नक्सल प्रभावित क्षेत्र का जिक्र कर लें, इन इलाकों में जाने का बार बार अवसर मिलता है। पथलगड़ी मूवमेंट को सब पर काफी काम किया है, तो पता है कि ये मूवमेंट कैसे चलता है। तो दिशाहीन युवा है उसको कैसे टैप किया जाएगा, बाकायदा फॉर्म निकलता है, फॉर्म के जरिए रिक्रूटमेंट ड्राइव होती है, और जिस युवा के पास करने के लिए कुछ नहीं है वो हथियार उठाता है। तो आप कल्पना कीजिए कि रोहतासगढ़ फोर्ट जाकर के आप देखना चाहेंगे किस तरीके का फोर्ट है। अभेद किला कहा जाता था, इनप्रेडिबल कहा जाता था, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन और क्या खूबसूरती है वहां से। उस रोहतासगढ़ फोर्ट में क्या कोई पर्यटक जा सकता था? विकास वैभव वहां पोस्टिंग होती है, आम लोगों से संवाद स्थापित करते हैं, टू इन्वॉल्व द स्टेक होल्डर्स। पहली स्ट्रेटेजी, टू इन्वॉल्व द स्टेक होल्डर्स। और वहीं की ट्राइबल कम्युनिटी जो है, जो युवा है, वो कुछ करना चाहता है, मेन स्ट्रीम से जुड़ना चाहता है, कैसे उसे नहीं पता। और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए छोटी सी बेसिक ट्रेनिंग, उन्हें दिखाया लार्जर गोल क्या हो सकता है। कुछ को टॉर्च मुहैया कराया गया, साइकिल मुहैया कराया गया, कुछ को बताया गया कि आप पर्यटकों को कैसे अपने इस इलाके में घुमा सकते हैं। आमदनी का एक जरिया क्रिएट हो सकता है, बहुत बड़ा जरिया। अब आप कल्पना कीजिए कि रोहतासगढ़ फोर्ट जब आप जाते हैं, ऊंची चढ़ाई के बाद देखा है किसी चट्टान पे आप बैठते हैं तो कोई ट्राइबल आपके पास आता है, जो भय पहले होता था कि वहां पर कैंप होगा, माओवादी होंगे, नक्सली होंगे, ऊपर से पत्थर भी फेंक देंगे, तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए वहां तक पहुंच पाए। सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, और मुझे पता है कैसे उसको खाली कराया गया। अमूमन वो गढ़ कहा जाता था, हाटलैंड मतलब हिस्सा हुआ करता था। लेकिन अगर स्थानीय लोगों को आपने मेन स्ट्रीम में जोड़ दिया तो एक बड़ी अहम भूमिका आपने निभाई। मेन स्ट्रीम में जुड़ने के साथ उनको दिखता है कि पर्यटक अगर आएंगे तो हमारी आमदनी होगी। इसलिए मैं मानता हूं कि इस तरीके की जो पॉजिटिव चीजें हैं, या जो विकास वैभव ने किया था चंपारण के इलाके में, कैसे इन्वॉल्व किया स्टेक होल्डर्स को, उनको दिखाया कि भाई जो रास्ता गलत है वो गलत है, सही रास्ता पे चल के भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। मैं आपको एक कहानी का जिक्र करना चाहता हूँ, अभी से कुछ वक्त पहले मैंने किया था, और ऐसी कहानियों को करने की आदत है। अमूमन पत्रकारिता में कहा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट सेल्स, पीस डज नॉट। जो गलत है, मार हत्या, खून खराबा, ये काफी बिकता है, लेकिन पॉजिटिव न्यूज बहुत कम बिकता है। पॉजिटिव न्यूज भी बिकता है, लोग इंस्पायर होते हैं। तो पत्रकार होने की अहम भूमिका आप निभा सकते हैं ऐसी स्टोरीज को सामने लाकर। आप ऐसे बहुत सारे लोग किसान चाची के नाम से वाकिफ होंगे। वन सिंगल लेडी स्क्रिप्टेड कंप्लीट चेंज। कैसे? शादी के बाद महिला आती है घर पे, चार दीवारी में कैद हो जाती है, यही कहानी हर जगह की है। मुजफ्फरपुर के एक गांव का नाम मैं भूल रहा हूं, शादी करके आती है, देखती है कि जितने भी गांव के खास करके मर्द हैं, बुजुर्ग, वो आराम से चौकी पे लेट जाते हैं दिन का भोजन करने के बाद।
खेतों में हर तरफ जहां पर देखिए तो वो घास की तरह कैनेबिस जो भांग है वो उगा हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो भांग का सेवन किया और आराम से सो गए, उससे कोई चिंता नहीं, भविष्य कहीं कोई चिंता नहीं। Now this one lady decides to script a change. बहुत थोड़े बहुत जमीन इसके पास, और उस जमीन के टुकड़े को तरीके से इस एक महिला ने अपने हाथों से सिंचित किया। बहुत सारी चीजें उसमें मल्टीपल क्रॉपिंग लगा करके किसान चाची ने शुरू की थी। कुछ महिलाएं जुड़ी उनके साथ, जुड़ते जुड़ते महिलाओं के बहुत सारे समूह बन गए। वो अचार बनाती है और अचार की क्वालिटी अमेजिंग, वो भाषण देती है, साइकिल चलाती है और इंस्पायर करती है। यानी कि जिस समाज में, जो पुरुष प्रधान समाज में, जहां पर महिलाओं को निर्णय लेने तक की कोई आजादी नहीं होती है, वहां पर आप सोचिए कि एक महिला ने ऐसी तब्दीली लाई जो हजारों महिलाएं उसके साथ जुड़ गई, सबकी आजीविका का साधन उन्होंने एक तरीके से स्टैब्लिश किया। दूसरी कहानी मैंने की कजरा के पास एक है जया देवी, अपने से बहुत सारे लोग उनके नाम से वाकिफ भी होंगे। जया देवी एक महिला जो बचपन में उसने देखा, उस समय जो स्वच्छता अभियान अभी फिलहाल चल रहा है, हर घर शौचालय की बातचीत हो रही है, ऐसी स्थिति नहीं थी। तो अमूमन बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, खास करके महिलाओं को, बच्चियों को। गांव के एक हिस्से में वो जाती थी शौच के लिए। उस दौरान जो यूजुअलियस मनी लेंडर्स थे, उनकी कुछ करतूत इसके सामने आई। जया देवी के बचपन की मैं कहानी कह रहा हूँ, मुश्किल से 12-13 वर्ष की जब वो थी। अब आप सोचिए कि पैसा पिताजी नहीं चुका कर पाए तो बेटी को उठा करके लेके गया कौन, तो मनी लेंडर। तो जया देवी उस गांव से निकल करके नानी के यहाँ शायद चली गई, नानी के यहाँ परवरिश हुई, उसका शादी करके वापस उस इलाके में आती है। एक महिला क्या क्या कर सकती है, थोड़ा कल्पना कीजिएगा। पहाड़ी क्षेत्र है, और इसके पहले आपने सुना ही होगा कि वहां पर हमारे कई सारे जवान जो है वो नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में मारे भी गए थे। बहुत दुर्गम स्थान है, विकास अभी पूरी तरीके से उस इलाके में पहुंचा नहीं है, और अमूमन लोगों के पास कुछ करने को नहीं होता है तो नक्सलवाद की तरफ लोग मूव करते हैं। अब जया देवी जाती है, आप सोचिए कि वहां पर पानी की भी समस्या होती है। बारिश के मौसम में बारिश जो पानी हुआ पहाड़ों पर, वो पानी बह करके निकल गया। पहला काम जया देवी क्या करती है, जो पानी आ रहा है पहाड़ों से, तो चेक डैम छोटे छोटे बनाने शुरू किए। अब पानी रुक गया, गांव के आसपास छोटे छोटे बहुत सारे तालाब इस तरीके से हो गए, अंडरग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज हो गया। तो जो चापानल आपका सूख जाया करता था, उस चापानल में थोड़ा पानी आ गया। अब उसी में किसी को दिमाग आया, उसने थोड़ा सा मछली पालन शुरू कर दिया। फिर देखा कि खेती होती है, और अमूमन क्या करते हैं लोग, पूरा धान बेच दिया एक साथ। उस पर थोड़ा ब्रेक लगाया जया देवी ने, कई और महिलाएं भी जुड़ गई। ब्रेक लगा करके क्या किया कि थोड़ा सा उसमें से जो सीड का हिस्सा होता है बीज के लिए, उसे बचा के रखा और धीरे धीरे उसको और बढ़ाया। तो जब धान की फसल तैयार होकर के घर तक पहुंचता है, तो उस समय उसकी कीमत बहुत कम होती है, औने पौने दाम में, और सही व्यवस्था ना होने की वजह से लोग, किसान मजबूर हो जाते हैं कि बहुत कम पैसे में भी उस धान को बेच देते हैं। लेकिन यहाँ पर जया देवी ने क्या किया, उसको रोका। बहुत सारी महिलाएं, अगर मान लीजिए कि सबने 50-50 किलो ही रोक लिया पैदावार का, तो एक सीड बैंक तैयार हो गया। कॉन्सेप्ट देखिए, बहुत पढ़ी लिखी महिला नहीं, कॉन्सेप्ट देखिए कहां से कॉन्सेप्ट आया। दूर दराज के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक महिला सीड बैंक बनाती है, एक महिला वो प्रॉपर तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग करती है, एक महिला वो मल्टीपल क्रॉपिंग पे जाती है। खेतों के बीच में जो आर होता है, जिसपे चलते हैं हम लोग, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, हमारे घर उसको भागलपुर में कहते हैं आर या अड्डा। अड्डे के आसपास वो क्या करती है, वहां पर वो पेड़ पौधे, पपीता और ये तमाम जो फूल खाते हैं, वो बिजली कर देता है कभी कभी, तो इन सब की पैदावार शुरू हो गई। और चूंकि गांव की पूरी महिलाएं अब एकजुट हो गई, तो आप देखिए तो जो नक्सलवाद अपने पांव पसार रहा था उन इलाकों में, नोटिस चिपकाए जाते थे। एकाएक वही महिलाएं आगे बढ़ के आती, नोटिस फाड़ के फेंकती, जो चाह रहे थे कि युवा उनकी तरफ जाएं, वो युवा को एक दिशा मिल गई कि माँ ये कर रही है, माँ रोकेगी, चाची रोकेगी। और जैसे प्रभात फेरी में आप देखते हैं ना कि एक साथ एक लंबा समूह किसी एक कारणवश
वो निकल पड़ता है, लंबा कारवां तैयार हो जाता है। मैंने वही स्थिति देखी दूर दराज इलाके में। ये जया देवी की कहानी है। ऐसे तकरीबन मुझे लगता है बिहार के हर कोने में ऐसी कहानियां मौजूद हैं। एक और जिक्र करना चाहूंगा एक कहानी का। भारती, छोटी सी बच्ची पैदा हुई थी, ये रोहतास की ही कहानी है। पैदा होने के साथ मुझे लगता है मुश्किल से वो चंद घंटों की होगी, पटरी पे फेंक दिया गया था और एक रैग पिकर ने उस बच्ची को गोद ले लिया। 7-8 साल तक पाला पोसा, माल न्यूट्रिशन की शिकार थी वो बच्ची, देखता कम था उसको। अब वो रैग पिकर के पहले ही 5 बच्चे हैं, ये छठी आ गई। मैं गया था उसके घर और वो खबर कैसे मैंने की इसका जिक्र करना चाहता हूँ। बच्ची 8-9 साल के आसपास की होगी और मैं किसी दूर दराज के इलाके से कुछ स्कूल बिल्डिंग्स को उड़ाया गया था। मैं कुछ उधर से खबर करके अपनी गाड़ी पे आ रहा था। बड़ी दोपहर तकरीबन 4 बजे के आसपास, बहुत गर्मी थी उस वक्त। तो एकाएक मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी रोको और पीछे। मेरे सामने मैं देखता हूँ कि बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा बाल्टी में पानी लेकर के बैठा हुआ है। बरगद के पेड़ के नीचे करीबन 30-35 बच्चे, बिल्कुल जो कहते हैं कि वो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के बच्चे, किसी के शरीर पे बढ़िया से कपड़ा नहीं था, और स्कूल ड्रेस में एक छोटी बच्ची, एक छोटी सी बच्ची, वही भारती, उनको पढ़ा रही है, पहाड़ा उनको याद करवा रही है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय ये करा रही है, और सारे बच्चे ओबीडियंट। वो खुद बच्ची है, मुश्किल से 7-8 साल के आसपास की होगी। वो छोटी बच्ची उस तपती धूप में मैं खड़ा होकर के देखता रहा, ये बच्ची कर क्या रही है। मुझे लगा शायद मास्टर होंगे आसपास, लेकिन मास्टर कोई नहीं। स्थिति ये थी कि आप कल्पना कीजिए वो भरी दोपहरी में पास में एक मलिन बस्ती, वहां के सारे बच्चे उतर के आए हैं, महिलाएं हैं। फिर मैंने गौर किया कि कुछ महिलाएं आती हैं हाथ में लपेट करके जो सूखी हुई 1-2 रोटी। दूसरी महिला आती है, मुझे लगता है शायद 1-2 दिन पुराना चावल होगा, एक कटोरे में चावल, अचार, वो ला करके उस बूढ़े को दे देती है। क्लास खत्म होता है, मैं बिल्कुल चुपचाप, मैं नहीं चाहता था किसी तरीके से मैं डिस्टर्ब करूं उस क्लास को। मैं साइड से खड़ा होकर के देख रहा था। मैं देखता हूँ तो बूढ़ा बाप उस खाने को खा रहा है और बेटी को भी इशारा कर रहा है, उस भारती को इशारा कर रहा है, तुम भी आओ कुछ खा लो। आई कुड प्रिज्यूम इंस्टेंटली कि शायद उन्होंने खाना नहीं खाया है और वही जरिया है। अब भारती बच्चों को पढ़ाएगी तो कोई 2 रोटी दे जाएगा, कोई अचार थोड़ा सा दे के जाएगा, कोई बासी भात दे करके जाएगा और वही खा करके वो रहेंगे। उसके बाद फिर मैं पहुंचा भारती के पास, बातचीत शुरू हुई तो बहुत शाही थी वो बच्ची, लेकिन धीरे धीरे एक तरीके से कि वो मैं उसके साथ 1-to-1 कनेक्ट एस्टैब्लिश किया। मैं समझना चाहता था इसकी कहानी क्या है। कैमरामैन को मैंने कहा बिल्कुल कैमरा अभी रोल नहीं करना, जब तक वो बच्ची कंफर्टेबल नहीं हो जाती कैमरा अभी रोल नहीं करना है। अब आप देखिए वो बच्ची को हम कहते हैं कि आप अपना घर लेके चलो, घर में सिर्फ 4 दीवार, ऊपर की छप्पर, कोई आंधी वांधी में छप्पर गए थे, एक बोरी को लटका दिया गया था ऊपर से और वही घर था। घर में कोई सामान नहीं, एक तरफ थोड़ा सा चूल्हा, मुझे लगता है शायद बहुत दिन से चूल्हा नहीं जला होगा, ना पकाने के लिए कुछ ना कुछ। कहानी आगे पता चली कि अगलगी की घटना में उसकी वो माँ जो रैग पिकर थी उसकी भी मौत हो गई। बाकी 5 बहनें, उनकी शादी हो गई थी तो वो सब चली गई थी, और जो बाप जो फोस्टर फादर भारती का था उसे दिखता नहीं था। तो वो 7-8 साल की बच्ची स्कूल जाती थी करीबन 4-5 किलोमीटर दूर पैदल, लौट के आती थी, छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, और उस तरीके से जो पढ़ा करके खाना पीना मिलता था वो अपने बूढ़े बाप को भी खिलाती थी, खुद भी खाती थी और उसी घर में रहती थी। थोड़ा सा पत्रकार कैलस भी होते हैं, इमोशंस को कंट्रोल कभी कभी करना होता है। फिर इमोशंस को कंट्रोल करते हुए मैंने पूरी तस्वीर उसकी दी हर तरीके से, और आप यकीन नहीं करेंगे उस स्टोरी को, मैं पॉजिटिव स्टोरी की बात कर रहा था, तो पॉजिटिव स्टोरी को देख करके उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने इंटरेस्ट शो किया। हमारे कई मित्रों ने उस खबर में बहुत दिलचस्पी दिखाई। वो कहते हैं यार इस भारती की मदद कैसे कर सकते हैं।
भागलपुर से हमारे कुछ जो बचपन के मित्र थे वो तमाम मित्रों गाड़ी ली, हम सब हाथी के पास पहुंचे, उसका बैंक अकाउंट खुलवाया। हम चाहते थे कि इतना पैसा हम लोग सब पूरी कर लें कि उसका घर हम प्रॉपर तरीके से बना दे, उसे आगे पढ़ाई भी कहीं कोई दिक्कत ना हो। हमने स्थानीय 1-2 पत्रकारों की मदद ली उसमें, उनसे कहा कि आप मास्टर साहब से बात कीजिए, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, बैंक अकाउंट में पैसा करते हैं। 3 कहानियों का मैंने जिक्र किया, जया देवी का, मैंने किसान चाची का जिक्र किया और मैंने एक छोटी बच्ची भारती। ऐसी कहानियां हर तरफ हैं। हमें ऐसी कहानियों को आगे लाना है। ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से, लड़ाई किसके खिलाफ है? अज्ञानता के खिलाफ है। हम सक्षम हैं, अगर IIM के पास आउट, IIT से पास आउट किसानों को जोड़ सकते हैं। ऑर्गेनिक सब्जी उगा करके वो इतना ज्यादा डिमांड उसका हो जाता है कि वो सप्लाई कर पाना मुश्किल होता है, वो किसानों को भी समृद्ध कर रहे हैं। एंशिएंट जो कहते हैं हमारा धरोहर, एक प्राचीन धरोहर रोहतास किला, उसे ना सिर्फ आजाद कराते हैं बल्कि वहां के तमाम लोगों को आजीविका का एक बहुत बड़ा साधन बताते हैं कि ये हो सकता है आपके लिए। जहां डकैत घुमा करते थे पश्चिमी चंपारण के इलाके में, तमाम डकैतों ने हथियार क्यों डाला, कैसे डाला? थोड़ा सा अगर हम डीप डाइविंग करते हैं उस विषय में तो पाते हैं कुछ आपने सिर्फ इंस्पायर किया, सिर्फ इंस्पायर किया। ये जो मूवमेंट है, चेन मूवमेंट है, इसमें आपकी भी भूमिका उतनी है जितनी मेरी है, जितनी विकास वैभव की है। और सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके लेट्स इंस्पायर बिहार की इस मूवमेंट को आगे करेंगे तो यकीन मानिए कि जो गौरवशाली इतिहास बिहार का रहा है उसे हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। इट्स अ ट्रेजेडी कि एक्सोडस किसके लिए, यहाँ से पलायन किसके लिए, रोजगार के लिए। वो तस्वीर आज भी मेरे ज़हन में, वो स्टोरी मेरी थी। वो छोटी सी बच्ची अपने पिताजी को लेकर के गुड़गांव से साइकिल पे आती है लॉकडाउन के दौरान। एक छोटी बच्ची 14 साल की पापा को साइकिल पे बिठा करके लॉकडाउन के दौरान दरभंगा तक जाती है। विचलित करती है, ऐसी तस्वीरें बहुत विचलित करती हैं। अभी भी पलायन रोजगार के लिए, अभी भी पलायन शिक्षा के लिए। अक्सर हम वैसे क्या सोचते हैं, मैं अपने पति से बात करता हूँ तो ये सोचते हैं बच्चे को भेज देंगे, इसके बाद भेज देंगे। क्यों? एकेडमिक कैलेंडर पूरी तरह से हमारा ध्वस्त हो गया। 4 साल 5 साल में हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी भी पलायन एक्सप्रेस चल रही हैं। इस पर अंकुश कौन लगाएगा? अगर राजनेताओं को जात पात की राजनीति से फुर्सत मिल जाए तो शायद अंकुश लगा दे, लेकिन ऐसा हो पाया क्या? हमें तो महसूस हुआ था 2005 के बाद से शायद कुछ तब्दीलियां आई, कुछ वक्त तक तब्दीलियां दिखी, लेकिन फिर ऐसा लग रहा है कि फिर से स्टैग्नेट कर गए, कहीं ना कहीं जाकर के हम स्टैग्नेट कर गए, ठहर गए। अब इस ठहराव में एक बार वापस इस राज्य को गतिमान फिर कौन करेगा? वो भूमिका तो आपकी है, वो भूमिका हमारी है, और हम सबकी थोड़ी थोड़ी भूमिका अगर हम निभाते रहेंगे तो यकीन मानिए ये मूवमेंट अब रुकेगा नहीं, ये मूवमेंट अब थमेगा नहीं, और युवा इसे लेकर काफी आगे तक जाएंगे। हम लोगों का सबों का जितना योगदान हो सकता है, जिस तरीके से हम प्रेरणा स्रोत कहिए आप, जिस तरीके से हम इंस्पायर कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, हम तत्पर हैं, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में कैसे बदलाव? काफी अहम सवाल है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैं इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हूँ, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था और फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में हमारे एक प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया कि एक नेशनल लेवल का डिबेट कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें हिस्सा लोगे क्या? मैंने पूछा कहाँ? सप्रू हाउस, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स का डिबेट है, बहुत प्रेस्टिजियस डिबेट है। जाहिर तौर पर पूरे भारत से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लोग वहाँ पर आए थे। और इसके पहले आप यकीन मानिए कि इसके पहले बाहर की दुनिया मैंने देखी ही नहीं थी। माँ, पिताजी, आसपास का समाज, कॉलेज जाना, कॉलेज से घर वापस आना। अब वो JNU जैसे शब्द हम सुनते थे उस वक्त तो दिमाग में क्या होता था? बाप रे बाप। दिल्ली यूनिवर्सिटी सुनते थे क्या होता था? बाप रे बाप।
खैर मैंने कहा कि हाँ पार्टिसिपेट करें। 3 दिन का कंपटीशन होता है और मैंने माध्यम अंग्रेजी का चुना था। अपनी तैयारी की बहुत सारी किताबें पढ़नी होती हैं और विषय भी शायद मुझे याद है, गैट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ में विषय। हमने तैयारी की और वहां पर दिग्गज यूनिवर्सिटी के दिग्गज बाकी और लोग भी आए थे। कंपटीशन में गए, कंपटीशन में जो आप कर सकते हैं आपने किया, प्रॉपर तरीके से हमने अपना प्रेजेंटेशन दिया और तीसरे दिन अवार्ड सेरेमनी होता है। अवार्ड सेरेमनी में देखते हैं हमें फर्स्ट प्राइज मिला। आप सोचिए कि एक छोटी सी यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज का ऐसा लड़का जिसने बाहर की दुनिया नहीं देखी है, ये इंस्पिरेशन आखिर कहां से आता है? या विकास वैभव जिस इलाके से आते हैं वो इंस्पिरेशन कहां से आया, ये अचीवमेंट कहां से आया? आईपीएस बन गए, उसके बाद ये यात्री मन कैसे बना, ये इंस्पिरेशन कहां से आया? ये चाहते हैं आराम से पुलिसिंग करते रोहतास में, वो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके रोहतास गढ़ किला को आजाद कराने की ये प्रेरणा कहां से आई? आप विकास वैभव जैसे लोगों से एग्जाम्पल लेते हैं, ये बात सही है, प्रेरणा अंदर से आएगी। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। बहुत दुर्गम परिस्थिति में 2000 ये जो उत्तराखंड में जो डिल्यूज आया था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, मैं उन पत्रकारों में से एक हूँ जो तकरीबन 56-57 किलोमीटर पैदल चला था, क्योंकि सारे रास्ते वो जो है वो खत्म हो गए थे। तो वो प्रेरणा कहाँ से आई कि जंगल में आप रात गुजार रहे हैं, चारों तरफ आपकी लाशें ही लाशें हैं, आप केदारनाथ मंदिर तक ही नहीं जाते, उसके ऊपर भी जाते हैं, आप देखते हैं कि क्या आखिर हुआ होगा, क्लाउड बर्स्ट के बाद क्या स्थिति रही होगी और जिस तरीके से तबाही हर तरफ। मैं एक ही चीज कहूंगा, आपके सक्सेस के पीछे मूल मंत्र एक ही है, हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन योर ओन सेल्फ। आप ही कर सकते हैं, दैट यू आर द बेस्ट, आपसे ऊपर कोई नहीं है। विकास वैभव बाकी और जितने भी लोग हैं ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, मार्गदर्शक की भूमिका ये निभाते हैं। जरूर इनसे मार्गदर्शन लेंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है खुद ब खुद, और वो कॉन्फिडेंस आप में अगर आता है, डेवलप कर लेते हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर द बेस्ट एंड दैट यू कैन डू इट, यू कैन परफॉर्म, यू कैन आउटशाइन इन द वर्ल्ड, बिलीव मी, कोई नहीं रोकेगा। जो कर रहे हैं उसमें विश्वास। IITian लड़के सब्जी बेच रहे हैं, सक्सेस स्टोरी। और आज जो देख रहे हैं इतने ऐप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप जोमेटो का जिक्र कर लें या बहुत सारे और भी है, लेकिन कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो सक्सेस स्टोरी आखिर कहाँ से आई? आइडियाज, दैट्स इट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप तंबाकू की खेती करने वाली सरैया मुजफ्फरपुर की महिला को किस तरह से इन्होंने एक कहानी में तब्दील किया और उसे पद्मश्री मिल जाता है। कोई महिला अपने गांव में मछली पालन करती है और वो राष्ट्रीय फलक पर चले जाती है। कोई जरूरतमंद बच्चा है जो पढ़ने में बहुत होनहार है और उसे थोड़ा सा मदद मिलता है और अपने क्षेत्र में वो सफल हो जाता है। यही पत्रकारिता है। शिवपूजन झा जी के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। आइए प्रेरित करें बिहार अभियान मंच आपको इस मंच से, पुस्तक मेला के इस मुख्य मंच से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। और हम चाहेंगे सतीश गांधी जी से कि कृपया मंच पे आएं और शिवपूजन झा जी को सम्मानित करेंगे एक स्मृति चिन्ह देकर। श्री विकास वैभव जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री